हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। आपका बोर्ड का पेपर 14 मार्च से शुरू होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम लोग इस वीडियो में जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, उसके सब्जेक्टिव पोर्शंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। ये आपका वीवीआई क्वेश्चंस का है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और ये प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड हैं, तो इनकी आने की संभावना आपके एग्जाम्स में 2023 के झारखंड बोर्ड में ज़्यादा संभावित है। तो इसके लिए हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू को कर रखा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी चैप्टर का एमसीक्यू जो है उसको हम लोगों ने कर रखा है, और आज इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव पोर्शन को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगी, है ना, मॉडल सेट और नए नए मॉडल सेट लेकर के हम उपस्थित होंगे और उसको हम लोग हल करेंगे, है ना। एग्ज़ाम की तैयारी, झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम की जो तैयारी होगी 10th और 12th की, संपूर्ण रूप से यहाँ कराई जाएगी। फिजिक्स, मैथ्स स्पेशली, है ना, क्लास 12th के लिए, और 10th के लिए साइंस मैथ्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। कि पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके संबंध का उल्लेख कीजिए। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, गिव द करस्पॉन्डिंग रिलेशन। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन, यानी किसी चालक का प्रतिरोध, हम लोग क्लास 10th में ही इसको देख रखे हैं कि चालक का जो प्रतिरोध होता है यानी आर, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, आर जो होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है, किस किस पर निर्भर करता है। तो आर जो है यानी प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है किस पर, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई। ठीक है, चालक की लंबाई। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, एल है, तो आर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और चालक की लंबाई के साथ साथ आप कह सकते हैं शेप ऑफ द कंडक्टर, किस पर डिपेंड करता है, टोटली शेप ऑफ द कंडक्टर, यानी लेंथ और उसके एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/a होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ किसका, तार का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, एल पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर ये दोनों को हम लोग कंबाइन कर दें, ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एल बाई ए। ठीक है, तो इसमें आपको समीकरण भी लिखना है, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू में, और यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा दैट इज नोन एज द रेजिटिविटी, एल बाई ए। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। रो क्या है, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिटिविटी, रेजिटिविटी। ठीक है, क्लियर है। चलिए
ये आपका हिंदी में यहाँ पे है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चालक का आकार यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल यानी लेंथ ऑफ द वायर, चालक का लंबाई, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए हो जाएगा, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है। उसके बाद ये जो रो है वो क्या है, कांस्टेंट, यानी क्या है ये, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेजिटिविटी, ठीक है, रेजिटिविटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परिपथ, क्वेश्चन नंबर 2, परिपथ आरेख के साथ एक जैसे सेलों के समांतर क्रम संयोजन की व्याख्या करें। मतलब अगर सेल जो है इस तरह से है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है ना, इसका क्या है, आर है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है। सारे सेल्स का अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको दर्शाने की जरूरत नहीं है। तो मान लो एक ये हो गया, फिर सेल है, फिर एक और सेल है ना। इसी तरह से कितने सेल हैं, एन सेल हैं, कितने सेल हैं, एन सेल हैं, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, बाहरी एक प्रतिरोध से ये जुड़ा हुआ है जिसमें आर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिगर है, फिगर में देख रहे हैं आप कि ये ई सारे सभी सेलों का जो इलेक्ट्रोमोटिव यानी ईएमएफ जो है ना, वो क्या है, ई है, क्या है, ई, ठीक है। ये इसका सेकेंड सेल ऐसे क्या होगा, नंबर ऑफ ई है, ठीक है। कितने सेल्स हैं इसकी, एम सेल्स। चलिए मान लेते हैं सेलों की संख्या कितनी है, सेलों की संख्या, सेलों की संख्या, तो सेलों की संख्या कितनी हो गई, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एम है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो ईएमएफ क्या हो गए, इक्वल, यानी वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर। तो वोल्टेज बराबर होगा तो सब में क्या है, ईएमएफ क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ई जो है, सब में क्या होगा, टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी पूरे सेल के सभी संपूर्ण ईएमएफ क्या हो जाएंगे, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल, सभी सेलों का ईएमएफ क्या हो जाएगा, कैपिटल ई, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 बाई मान लीजिए आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये किसके हैं, आंतरिक जो प्रतिरोध है ना, उसका। तो 1 बाई आर बराबर सभी का मान लो, सबका जो आंतरिक प्रतिरोध है क्या होगा, बराबर है। तो 1 बाई आर प्लस, क्यों, क्योंकि ये समांतर श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है ना। 1 बाई आर डैश 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 कहाँ तक, एम टाइम्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, एम है, तो एम टाइम्स तक हो गया। तो क्या हो जाएंगे, एम बाई आर होगा, एम बाई आर, 1 बाई आर डैश बराबर एम बाई आर। तो यहां से आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई एम, आर डैश कितना आ गया, आर बाई एम, ठीक है। अब जो सर्किट में, यानी इस सर्किट में आपका जो करंट का फ्लो हो रहा है ना, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, संपूर्ण ईएमएफ, आई बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण ईएमएफ बटा, है ना, विद्युत वाहक बल, है ना, वो
वो जो है, उसके बाद बटा संपूर्ण प्रतिरोध, संपूर्ण प्रतिरोध, संपूर्ण प्रतिरोध। ठीक है, तो यानी टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई, टोटल ईएमएफ विल बी ई बाई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बाहर का देखो, यहां जो बाहर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो बाहर का आपका रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश, होगा कि नहीं होगा, चलिए आर प्लस आर डैश, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश, दैट इज इक्वल्स टू ई बाई आर, कैपिटल आर प्लस आर डैश की वैल्यू कितनी आई है, आर डैश बराबर कितना आया है, आर बट्टा एम, आर बट्टा एम, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आर बट्टा एम, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर ई बाई आर प्लस आर बाई एम। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा करेंट फ्लो, है ना, ये टोटल करंट जो है वो फ्लो हो रहा है किसमें, पूरे सर्किट में। ठीक है, अब क्या है, अब क्वेश्चन देखिए, यहां पे दो केस होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए कि ऑब्टेन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द कॉम्बिनेशन, यानी संयोजन से जुड़े बाहरी प्रतिरोध से प्रवाहित अधिकतम धारा के लिए शर्त प्राप्त करें। तो क्या शर्त है भाई, शर्त ये है कि I बराबर क्या आया, E बटा आर प्लस आर बाई एम। अब यहां पे दो केस होगा, पहला केस कि अगर मान लीजिए केस वन, पहला केस क्या होगा कि अगर R यानी बाहर का जो प्रतिरोध है, बाहर का जो प्रतिरोध है वो मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो R जब सबसे ज्यादा होगा तो ये किसके नियर हो जाएगा, ये टोटल R के बराबर, बाकी ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, हटा देंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर E बटा आर प्लस आर बाई एम जो था, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, आर बचेगा, तो केवल आर बचेगा, तो यहां हो जाएगा आई बराबर ई बटा आर। ठीक है, केस वन में। अब दूसरा केस देखिए, केस टू, केस टू क्या कह रहा है कि अगर आर बाई एम यानी आंतरिक जो प्रतिरोध है अगर वो बहुत ज्यादा है, किससे, बाहरी जो प्रतिरोध लगाया है उससे, तो यानी आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आर बटा एम हो जाएगा। तो आई बराबर क्या है, आई बराबर आपका ई बटा आर प्लस यानी बड़ा जो आर था वो जोड़ आर बाई एम की जगह पर क्या हो जाएगा, आर बाई एम, यानी आर बाई एम। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एम चला जाएगा ऊपर, तो एम ई बटा आर, एम ई बटा आर, यानी आई बराबर एम ई बटा आर। इसका मतलब क्या है, ये एम गुना हो गया, यानी एक सिंगल सेल यानी एकल सेल के द्वारा जितना करंट फ्लो होगा उसका ये कितना गुना हो गया, एम गुना। बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब है कि आपका अधिकतम धारा को प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम करंट को प्राप्त करने के लिए, यानी अधिकतम धारा को प्राप्त करने के लिए जो बाह्य यानी जो आर होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। आर क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल, यानी बहुत छोटा होना चाहिए, किससे, आंतरिक जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, है ना, यानी ये आर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, किससे, आर बाई एम से। तो कौन सा कंडीशन मैक्सिमम करंट के लिए है,
मैक्सिमम करंट के लिए आर जो होगा यानी जो बाह्य प्रतिरोध होगा वो बहुत कम होना चाहिए, किससे? आंतरिक प्रतिरोध से, कुल आंतरिक प्रतिरोध से। क्लियर है? तो जो कंडीशन लेना है, तो ये कंडीशन हम लोग देख लिए। तो कंडीशन क्या है कि जो बाहर का आर होगा यानी बाह्य प्रतिरोध जो होगा वो आपका आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बहुत कम होना चाहिए, तब क्या हमको प्राप्त होगा? मैक्सिमम करंट यानी अधिकतम धारा हमको प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए, चलिए तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? पहले ये फिगर है ना, टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई, सेलों की संख्या एम कर देंगे। फिर क्या निकालेंगे? कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे और आई बराबर संपूर्ण ईएमएफ बाई संपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा। उसके बाद केस 1 और केस 2, और केस 2 जो होगा यानी जो जिसमें आर बहुत, जो बाहर का आर है बहुत कम होगा, वही क्या हो जाएगा? मैक्सिमम धारा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक बार आप इसको देख लेंगे। चलिए, केस 1 और केस 2, मैक्सिमम धारा के लिए आर नेग्लिजिबल होना चाहिए, आर शुड बी वेरी वेरी लेस देन आर बाई एम। कुल प्रतिरोध, जो कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा उससे बड़ा वाला आर जो होगा वो छोटा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवहन वेग क्या है? संवहन वेग की सहायता से चालकों के लिए ओम के नियम को स्थापित करें। ठीक है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एस्टैब्लिश्ड ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर्स यूजिंग वीडियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब क्या है, डेरिवेशन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है ना, उससे क्या करना है? कंडक्टर में, कंडक्टर का जो ओम्स लॉ है उसको करना है। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? इट इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल्स इन ए मटेरियल्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में उत्पन्न दिष्ट धारा की दिशा में आवेश का औसत वेग जो होता है वही क्या कहलाता है? संवहन वेग कहलाता है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। और हाँ चलिए, क्या है समझना, क्या है देखिए, समझना ये है कि जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है ना, और ये कंडक्टर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली क्या करेंगे? मूव करते रहेंगे, है ना। इधर कोई भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। ये क्या है? रैंडम मूव करते हैं इधर उधर। जब हम इसको एक बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आप अगर इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर ले आते हैं तो यहां से विद्युत धारा हुआ है ना प्रवाहित, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? इस दिशा में भागने लगे, एक निश्चित दिशा की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। और एक निश्चित दिशा की तरफ जब मूव करने लगेंगे तो एक वेग के साथ मूव करना प्रारंभ करेंगे, और इसी वेग को हम लोग कहते हैं संवहन वेग। ठीक है, इसी वेग को क्या कहते हैं? संवहन वेग। तो जब ये टकराते हैं एक दूसरे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं। ये आया और ये इससे टकराया, तो फिर ये आया इससे टकराया, तो दोनों के टकराने के बीच का जो समय होता है, ठीक है, उस समय को बोलते हैं विश्रांति काल। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, चलिए, तो I बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कि I बराबर एन ई ए वी डी। एन ई ए वी डी, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ए क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वी डी क्या है? वी डी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या संवहन वेग है। ठीक है, चलिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लग रहा है तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई ई। फोर्स क्या हो जाएगा?
चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई, कैपिटल ई, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई एम, ए बराबर ई बाई एम, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, और टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में जो समय लेता है दैट इज द टाउ, ठीक है। तो ए कितना है, ई कैपिटल ई बट्टा एम, और ये क्या हो जाएगा, टाउ, ये क्या हो जाएगा, वीडी। अब ये जो वीडी का मान है ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इसको हम समीकरण 1 रख देंगे और इसमें रखेंगे, यानी अब क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए, वीडी की जगह पर क्या हो जाएगा, ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। कैपिटल ई बाई एम इंटू क्या हो जाएगा, टाउ, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए फिर ई टाउ बाई एम, ठीक है। चलिए, फिर हमको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, V बाई V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू dV बाई dr होता है ना, तो V बाई एल, ई बराबर क्या हो जाएगा, V बाई एल, ठीक है। तो ई के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, V बाई एल पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, V बाई एल, एम एल हो जाएगा, और ये टाउ, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कि E बराबर क्या हो जाता है, V बाई एल, ठीक है। अब चलिए सबको हम इसको, इस सारे चीज को इधर ले आते हैं, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए, ठीक है, और टाउ, एम एल एन ई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, टाउ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई कहां गया, आई विल बी हियर। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन का है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो यहां पे V क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, I, और यही क्या है, ओम का नियम है। और R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, क्लियर है, ठीक है, एल बाई ए हम लोग जानते ही हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए के, तो ये जो बचा ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, या रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। चलिए यहां पे बना हुआ है, इसको आप देख लेंगे, सेम चीज है, जो चीज मैंने आपको बताया वही है, ठीक है। तो सेम चीज है, इसको फिर आप नोट डाउन कर लेंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो समतुल्य प्रतिरोध जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, एक न्यूमेरिकल से अगर आएगा तो ये इस टाइप के समतुल्य प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको देगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि जब इतना, यानी इसको अगर हम P रखें तो P/Q बराबर R/S अगर है तो इस क्रॉस सेक्शन पर, इस वायर में करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यानी P/Q अगर R/S के बराबर है तो इस पे करंट का फ्लो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसका सर्किट क्या हो जाएगा, अगर हम सर्किट की बात करें तो सर्किट आपकी हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, जस्ट अ मिनट, अच्छे से। ठीक है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 4, ये 10 और ये 8। तो 5/4 यानी 5/4 जो है वो क्या है, बराबर है 10/8 के। क्यों, 2×5 = 10, 2×4 = 8। तो ये जब दोनों बराबर होगा तो ये जो इधर वाले सर्किट से करंट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। अब प्रतिरोध निकालना है, तो ये दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में। तो क्या हो जाएगा, 5 4 9। तो ये फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 4 9, और ये कितना हो जाएगा, 10 और 8 18। ये दोनों क्या हो गया, श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में। अब ये दोनों क्या हो गया, पार्श्व क्रम में यानी पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/18। तो 9 और 18 का क्या हो जाएगा, 18, 9 दूनी 18, 18 1, तो क्या हो जाएगा, बराबर 3/18। तो ये कितना आ रहा है आपका, 1/r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 18/3, 18/3, 3 से 18 कटेगा तो कितना, 6। तो यानी r बराबर क्या हो जाएगा, 6 ओम। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर, r बराबर 6 ओम। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। केवल इसमें एक ही कंसेप्ट था, व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी P/Q बराबर R/, अगर S है तो देयर विल बी नो करंट ड्रॉन अगेंस्ट द CD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत चालकों के जाल के लिए किरचॉफ, यानी जो किरचॉफ का नियम है, उसका संधि नियम क्या है। तो संधि नियम क्या कहता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल क्या कह रहा है कि एट द जंक्शन, वो तार अगर जहां पे ज्वाइंट होता है तो वहां पे आने वाली सभी विद्युत धाराएं, ठीक है, का योग 0 होता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी जंक्शन पर, किसी संधि पर सभी आने वाली विद्युत धाराएं का योग 0 होता है। समेशन ऑफ आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये है जंक्शन रूल। तो दो तरह का नियम है, जंक्शन यानी संधि नियम और एक लूप नियम। लूप नियम क्या कहता है कि आपका कोई भी क्लोज सर्किट में टोटल ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और जंक्शन रूल क्या कहता है कि किसी भी संधि में जितना करंट आ रहा है उन सभी करंट का योग जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, अगर केवल आ रहा है तो। अगर मान लीजिए कुछ करंट आ रहा है और कुछ जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे ये आ रहा है I1 I3 आ रहा है ना, और I4 भी आ रहा है और I2 जा रहा है। तो जितना आने वाला करंट है उसका सम इज इक्वल्स टू जाने वाला करंट। ठीक है, तो जितना आने वाला धारा है उसका योग यानी I1 प्लस I3 प्लस I4
बराबर होगा किसके, जाने वाला धारा के। तो जाने वाला धारा क्या है, I2। यही क्या है, जंक्शन रूल। चाहे वो लिखे चाहे ये लिखे, है ना, जितने भी आने वाले, किसी भी जंक्शन पे आने वाले सभी धाराओं का योग जाने वाले सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए, ये था आपका जंक्शन रूल। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। आपको निकालना क्या है, R। तो ये देखिए 5 है, ये 10 ओम और ये 4 प्लस R। तो 4 प्लस R का ये क्या होगा, ये सीरीज में होगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल होंगे, और फिर ये क्या होगा, सीरीज में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, है ना, ये हो गया 5 और ऊपर में हो गया, ये हो गया आपका 10 और नीचे हो गया आपका, ये सीधा कर देंगे तो 4 प्लस R होगा। ठीक है, अब ये कितना है, 10। अब ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों की अगर हम बात करेंगे तो 1/4 प्लस R प्लस 1/10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/R डैश। 1/R डैश बराबर 1/4 प्लस R प्लस 1/10। अगर हम इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, 10 से यहाँ तो 10 प्लस 4 प्लस R बटे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 प्लस R होगा। अगर इसको हम और हल करें तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 प्लस R बटे 10 चौके 40 प्लस 10R। हल कर दिए हैं, नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, 1/R डैश है। तो 1/R डैश, इसको R डैश अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 10R बटे 14 प्लस R। अब ये जो R डैश है, यानी ये जो R डैश है, यानी ये R डैश निकाले हैं, तो R डैश प्लस ये कितना है, 5 ओम। R डैश प्लस 5 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10 ओम के। क्यों, 10 जो है वो क्या है, समतुल्य है। तो क्या हो जाएगा, R डैश प्लस 5 बराबर हो जाएगा 10। अब R डैश का मान कितना है, 40 प्लस 10R। तो 40 प्लस 10R बटे 14 प्लस R प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10। 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 40 प्लस 10R बटे 14 प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर है तो ये हो जाएगा बराबर 5। 5 उधर गया तो, है ना। अब सीधा कीजिए, क्या हो जाएगा, 40 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 10R बराबर 14×5 70 प्लस 5R हो जाएगा। अब क्या होगा, 5R इधर आ जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5R। दैट इम्प्लाइज 5R बराबर 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा, 30। चलिए, तो 5R बराबर कितना हो गया, 30। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 30/5 यानी 6। R बराबर क्या हो जाएगा, 6। ये क्या हो जाएगा आंसर, R बराबर 6 ओम क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये है आपका, आप नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है, अगर 6 ओम है तो 6 ओम करके देखिएगा, 6 ओम तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो 10 10 कितना हो गया, 5। ये ये 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 10 और 10 का पैरेलल रहेगा तो कितना हो जाएगा, 5। और 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विभवमापी के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, उनकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कीजिए। तो पोटेंशियोमीटर क्या कहता है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एनी वायर इज इक्वल्स टू द
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। कोई भी तार में अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो अगर जितना में होगा, यानी यहां से यहां तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है, तो ये इसी के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसी सिद्धांत पर यह काम करता है। क्या कर रहा है कि समान अनुप्रस्थ किसी समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार किसी समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार में नियत मान की धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार के किसी भी बिंदु पर विभव पतन तार की संतुलन लंबाई के समानुपाती होती है। The potential drop across any cross section of the wire will be directly proportional to the length of the wire, provided the wire is of the uniform cross section area and uniform current flows through the wire। यानी यह मानना होगा कि ये जो है वो क्या है, समान यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एरिया होना चाहिए और यूनिफॉर्म करंट जो होना चाहिए वो फ्लो होते रहना चाहिए। तो मतलब अगर ये वायर है तो वायर में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा फॉर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू द, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। ठीक है, चलिए यहां पे है बना हुआ, यहां पे देखिए आप इसी को देख समझा देते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है विभवमापी 400 नियर अबाउट, ठीक है, 400 सेंटीमीटर। यहां पे दो सेल, जिन दो सेलों का हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, करेक्ट कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्टेड है। ठीक है, यहां स्विच है, 3 के साथ क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जॉकी लगा हुआ है। यहां ये प्लस जिधर से ये एमीटर के निगेटिव से जुड़ा हुआ है ना, और ये पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है, बाह्य सेल जो लगा है पोटेंशियोमीटर में, है ना, वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये आपका रियोस्टेट है ना। चलिए क्या किए, सबसे पहले 3 को 1 से कनेक्ट किए, 3 को क्या किससे कनेक्ट किए, 1 से कनेक्ट किए और जॉकी को मूव कराए। ठीक है, तो जॉकी को मूव कराने के बाद जब डिफ्लेक्शन नहीं हो, है ना, तो जब डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था, दैट इज द बैलेंस पॉइंट। यही क्या है, बैलेंस पॉइंट है। तो जब बैलेंस पॉइंट हुआ तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, XL1। मान लीजिए ये आपका बैलेंस पॉइंट हुआ। ठीक है, X क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये रेजिस्टेंस है किसका, पोटेंशियोमीटर का, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, प्रतिरोध प्रति इकाई लंबाई। तो XL1 इंटू क्या हो जाएगा, I जो धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फिर क्या किए, 1 को हटा करके 3 को किससे कनेक्ट कर दिए, 2 से। तब बैलेंसिंग पॉइंट जो भी होगा, मान लीजिए आपका बैलेंसिंग पॉइंट L2 है, तो E2 क्या हो जाएगा, XL2 गुने I। ठीक है, अब क्या है, ये समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को E1 बाई E2 कर देते हैं। E1 बाई E2 जैसे करेंगे तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, I भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, दो विभव को, है ना, हम लोग तुलना करेंगे किसके प्रयोग से, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करेंगे किसके किसके उपयोग से, विभव मापी के उपयोग से। ठीक है, यहां पे आप जब लिखोगे इस चीज को, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप को, तो आप एक चीज ये लिख दोगे, पोटेंशियल, ये भी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। उस समय जो लेंथ ऑफ द वायर होगा, है ना, जो संतुलन लंबाई होगा, उसके क्या होगा, विभव पतन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी आप लिख दोगे। ठीक है, चलिए
आई होप आप ये समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।